हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा एंड फ्रेंड्स। मुझे लगता है तुम में से सब लोगों को ये ओपन सीक्रेट मालूम है, और ओपन सीक्रेट ये मालूम है दैट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू पॉलिटी फॉर यूपीएससी is somehow directly indirectly related to the landmark judgments of the Supreme Court. Now, landmark judgments of the Supreme Court ना सिर्फ आपको हिस्टोरिकली स्पीकिंग की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वगैरह के ही पढ़ने होते, यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कौन कौन सी आई है। फॉर एग्जांपल, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड कौन सी जजमेंट्स है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड कौन सी जजमेंट्स है। और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट चाहते हैं आर्टिकल 21, उससे रिलेटेड कौन सी कॉन्सेप्ट्स है, कौन से जजमेंट्स है। आई एम श्योर यू शुड बी नोइंग इट। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पहले अपना कोर्स पूरा करें, फिर सारे के सारे जो भी पढ़ा हुआ है उसको एक जगह पे कंपाइल करें एंड देन बी एबल टू कनेक्टेड टू योर सिलेबस। ये काम मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। तो आज का ये वीडियो is related to landmark judgments of the Supreme Court related to Article 21, that too with relationship to the word life. तो अगर तुमने आर्टिकल 21 कभी पढ़ा हुआ है तो तुमको इतना अंदाजा तो हो ही गया होगा that it is called as a bedrock of the Constitution of India. In other words, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माना जाता है, एक्चुअली एक गोल्डन ट्राइंगल माना जाता है 14, 19, 21 को। 32 भी उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है। तो उसमें एक वर्ड आता है लाइफ। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय। वो जो वर्ड लाइफ है, राइट टू लाइफ, उस वर्ड लाइफ की काफी सारी इंटरप्रिटेशंस की गई है इन द सेवरल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आज हम करेंगे ताकि तुमको एटलीस्ट एक ब्रॉड आइडिया हो जाए ऑफ आर्टिकल 21 इंपॉर्टेंस एंड दैट टू थ्रू लैंडमार्क जजमेंट्स। तो इसके लिए रेडी हो जाओ। मैं तो चाहूंगा कि तुम नोट्स बना लो ताकि तुमको ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। बिफोर वी स्टार्ट दिस, एक मेजर अनाउंसमेंट है। वी हैव लॉन्च्ड द फाउंडेशन बैच फॉर आईएएस 2025, द बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शंस, सबके लिए कंप्लीट प्री एंड मेंस प्रिपरेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस, वन टू वन मेंटरशिप डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आप कोर्स लेते हो। ऑल ऑफ दैट विल बी अवेलेबल 17 नवंबर 2023 से आपको ये पढ़ने का मौका मिलेगा। डोंट फॉरगेट दिस। यूज स्पेशल कोड SETLIVE SIDLIVE टू गेट ह्यूज डिस्काउंट्स और इसका फायदा उठा लो। दिस इज अ रियलिस्टिक अटेम्प्ट ऑफ योर एग्जाम। प्रिपरेशन ढंग से करोगे तो ही तुम इस एग्जाम के बारे में कुछ कर सकते हो। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अन अकेडमी यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट, जो कि स्कॉलरशिप वर्थ 10 करोड़ रुपीस आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये एक एग्जाम जो है ये लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न पे है। आपको ऑल इंडिया रैंक मिल जाएगा, तो गिफ्ट वाउचर्स मिल जाएंगे 1500 रुपए तक के, लकी ड्रॉ, लाइब्रेरी एक्सेस मिल जाएगा, और फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज और मैकबुक एंड लैपटॉप जैसे बड़े बड़े प्राइजेस है। नवंबर 26 11 बजे आपको ये रेडी रहना है और इसको जरूर अटेम्प्ट करो। इससे पता चलेगा कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड। सबको ऐसा लगता है कि जो वो पढ़ाई कर रहा होता है कि जो वही सूरमा है, वही राजा है, राइट? ऐसा जरूरी नहीं होता। एक बार अपने आप को कंपटीशन में डाल के देखो, विल बी एबल टू रियली गेज वेयर आर यू स्टैंडिंग। अगेन यूज द कोड स्पेशल कोड SETLIVE। वैसे तो ये फ्री है, इसमें तो कोई डिस्काउंट्स की बात है ही नहीं। उसी तरह से यूपीएससी आईएएस का ऑप्शनल बैचेस है। ऑल प्रैक्टिकली ऑल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के जो ऑप्शनल है वो सारे के सारे अवेलेबल है। यू आर फ्री टू जॉइन दीज एनी टाइम। और अगर तुम्हारे पास मनी का इशू है, डोंट वरी, राइट? अन अकेडमी आपको 0% ईएमआई पर, एज लो एज 4364 पर मंथ ईएमआई पर आपको मौका देगा। आप उनके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी आपकी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड मेथड दे सकते हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ इट। अब आ जाओ सब्जेक्ट पर। आज का वीडियो हमारा रिवॉल्व कर रहा है अराउंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये जो लाइन है मैं अपने स्टूडेंट्स को मेमोराइज करा लेता हूँ। तो वो लाइन होती है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्चुअली इस लाइन का हर शब्द पर, हर वर्ड पर एक बुक लिखी जा सकती है, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ एक वर्ड पे कंसंट्रेट करें और वो वर्ड इज लाइफ। अगर तुम YouTube पर देख रहे हो और तुमने मेरी क्लास अटेंड नहीं करी है
तो इट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट कि आप यहां पर फटाफट पेन पेपर लेकर लिखना स्टार्ट कर दो। ऐसे मत करो कि जी वीडियो चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, या मजा नहीं आ रहा, बंद कर देते हैं, चलो कुछ और वीडियो देखते हैं। आमतौर पे यूट्यूब पर लोग टाइम वेस्ट करने लगे हैं। इससे पहले जब बनाए जाते थे वीडियोस, तो उस पर बड़े सीरियस कंटेंट्स होते थे। तुम भी इसको सीरियसली लो। तुम्हारा यूट्यूब पर ही पढ़ने से बहुत सारा फायदा हो जाएगा, तुम्हारा बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इन वीडियोस का फायदा उठाओ। अब इस लाइन को कॉन्सेंट्रेट करो। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। आज वर्ड इज लाइफ। अब ये लाइफ क्या हुआ? लाइफ क्या वर्ड हुआ? नाउ वर्ड लाइफ को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इंटरप्रेट किया है। ये जी जिंदगी नहीं होती, राइट? सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता। ये जी सांसें चल रही है, बायोलॉजिकल लाइफ चल रही है, तो ये लाइफ चल रही है, ऐसा नहीं है। तो देयर वाज अ वेरी फेमस केस जिसको बोला जाता है फ्रांसिस कोराले मिलन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। 1981 की का केस है। जस्टिस पीएन भगवती की खुद के जजमेंट में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया। उन्होंने बोला इस जजमेंट में दैट लाइफ एक्चुअली इतना बेयर नैरो इंटरप्रिटेशन मत सोचो कि जो जिंदा है, हार्ट बीट चल रही है, सांसें चल रही है, तो जो जिंदगी है, दैट इज नॉट लाइफ। लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। यहां पर चॉइस एंड डिग्निटी का मतलब क्या हुआ? चॉइस एंड डिग्निटी का मतलब हुआ कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ह्यूमन बींग्स की जिंदगी इज बेस्ड अपॉन चॉइस एंड डिग्निटी। डिग्निफाइड लाइफ होनी विच सूट्स, विच मैचेस विद आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये फ्रांसिस कोराले मिलन का केस से पहले भी एक्चुअली मनेका गांधी केस, विच द लैंडमार्क केस, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी कुछ इस तरह से इंटरप्रिटेशन थी। ऑन अ ब्रॉड स्केल आप इसको याद कर सकते हो, लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। अब जब अगर आप चॉइस एंड डिग्निटी को ऐसे दिमाग में रखोगे ना, देन यू विल बी एबल टू आंसर मेनी क्वेश्चंस विद रिलेशनशिप टू आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 है किस बारे में, क्या है लाइफ? आपको बहुत सारी इंटरप्रिटेशन इन दो वर्ड से मिल जाएगी। थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते हैं और देखना कि ये सारी की सारी चीजें जो भी हम आगे लैंडमार्क जजमेंट्स करेंगे, को किसी ना किसी तरह से चॉइस एंड डिग्निटी के कैटेगरी में डाला जा सकता है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो पहला एक सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है कि इज राइट टू डाई कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21? लो सर, क्या राइट टू डाई, मर जाने का अधिकार, मरने का अधिकार, क्या राइट टू लाइफ में कवर हो सकता है? सोचा जाए तो ये बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है। सर हम बात तो जिंदगी की कर रहे हैं, बात तो लाइफ की कर रहे हैं, आप यहाँ पे मृत्यु की बात कर रहे हो, मौत की बात कर रहे हो, ये है क्या? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस टू अ जजमेंट। मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, टू अ जजमेंट हम इस बात को समझेंगे। तो जो केस स्टडी है वो है अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2011 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। तो अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 में क्या केस है? एक्चुअली सवाल वही है जो अभी अभी हमने पूछा था कि डज आर्टिकल 21 जो बात कर रहा है राइट टू लाइफ का, क्या वो ऑलरेडी कवर कर रहा है राइट टू डाई? टू अंडरस्टैंड द स्टोरी और टू अंडरस्टैंड दिस पैराडॉक्स, आपको एक बहुत दुखद स्टोरी पहले मुझे आपको बतानी पड़ेगी। बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना और क्राइम रादर को पहले समझना पड़ेगा। तो अरुणा रामचंद्र शानबाग केईएम हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में एक नर्स की नौकरी कर रही थी। दिस स्टोरी इज समवेयर इन द अर्ली 1970s। नाउ केईएम हॉस्पिटल में जब वो काम कर रही थी, उसी हॉस्पिटल के किसी एक एम्प्लॉय ने उनको ऊपर सेक्सुअल अटैक है, सेक्सुअल मोलेस्टेशन किया और उनको मारने की नियत से अरुणा रामचंद्र शानबाग के गले में एक मेटल चेन से उनको स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश की। नाउ हुआ ये कि क्रिमिनल को तो ये लगा कि अरुणा रामचंद्र शानबाग की मृत्यु हो गई है, लेकिन हुई नहीं थी। उनकी ब्रेन स्टेम इंजरी हो गई, उनके ब्रेन को बड़ा मैसिव डैमेज हुआ और वो कोमा में स्लिप कर गई। Okay? इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस इंसिडेंट के बाद एक इंसानियत को प्रेरणा देने वाला भी इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट ये था कि किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, केईएम हॉस्पिटल मुंबई के नर्सेस और स्टाफ ने कसम खा ली कि वो अरुणा शानबाग की वैसे ही ख्याल रखेंगे
जैसा कि कोई भी अपने परिवार के सदस्य के करता है। तो 1970s का ये हादसा है। अरुणा रामचंद्र शानबाग केईएम हॉस्पिटल, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल है, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के में उस स्टाफ ने, केईएम हॉस्पिटल के स्टाफ ने का ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया। 1970s के ये हादसे के बाद फिर 80s 90s और केस का नंबर क्या है? केस का नंबर इज 2011। दैट ईयर इज 2011। 2010 आते आते बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई और बॉम्बे हाई कोर्ट में अरुणा रामचंद्र शानबाग की एक मित्र थी पिंकी विरानी जी, उन्होंने एक पिटीशन डाली कि बॉम्बे हाई कोर्ट में कि माय लॉर्ड, काइंडली अलाउ अस यूथेनेसिया, EUTHANASIA। यूथेनेसिया क्या होता है? यूथेनेसिया होता है मर्सी किलिंग। हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स में, मेडिकल ग्राउंड में कभी कभी ऐसा हालात, ऐसा डॉक्टर्स को लगता है कि इस पेशेंट का जिंदा रहना मुमकिन नहीं है और अगर जो रही सही जिंदगी है वो काफी दर्दनाक हो सकती है, तो माइट एज वेल गिव हिम डेथ। उसको बोलते हैं यूथेनेसिया, मर्सी किलिंग। इंडिया में यूथेनेसिया से रिलेटेड कोई लॉ अभी भी नहीं है, उस समय भी नहीं था जब ये केस डिस्कस किया जा रहा था या आर्ग्यू किया जा रहा था। नाउ यूथेनेसिया की डिमांड करी पिंकी विरानी ने अरुणा रामचंद्र शानबाग के लिए इन बॉम्बे हाई कोर्ट। और बॉम्बे हाई कोर्ट में बोला कि माय लॉर्ड, क्योंकि अरुणा रामचंद्र शानबाग के साथ जो हादसा हुआ था वो 1970s में हुआ था, अब वो इतने टाइम से बेड रिडन है, कोमा में है, कि हालात ऐसे हो गए कि हमको लगता है आर्टिकल 21 को मद्देनजर, आर्टिकल 21 में बोला जाता है लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो वो लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी के अनुसार ना उनके पास चॉइस है ना उनके पास डिग्निटी है, तो आप हमें अलाउ करिए कि हम यूथेनेसिया कंडक्ट करें, मर्सी किलिंग करें और अरुणा रामचंद्र शानबाग को मृत्यु दे दी जाए। इस केस में बहुत सारे सवाल पैदा हो गए और उनमें से एक सवाल यह पैदा हुआ कि अरुणा रामचंद्र शानबाग के लिए आर्टिकल 21 में जो लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी है, वो चॉइस किसकी है? कि अरुणा तो ये बात बता नहीं सकती कि चॉइस किसकी है, बिकॉज शी इज इन कोमा। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो तीन चीजें क्लैरिफाई कर दी। एक, कि पैसिव यूथेनेसिया अलाउड है, पैसिव यूथेनेसिया, वो भी अंडर वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट कंडीशन। पैसिव यूथेनेसिया वो कंडीशन होती है जिसमें आप किसी की जिंदगी बचाते नहीं है, एज अपोज टू एक्टिव यूथेनेसिया जिसमें आप कुछ करते हैं टू कॉज डेथ। पैसिव यूथेनेसिया में आप उसको जिंदगी से बचाते नहीं है, इन अदर रादर मौत से बचाते नहीं। लेकिन बहुत सारे सवाल इस जजमेंट से पूरे नहीं हुए। वन ऑफ दोस वाज कि इन केस एक पेशेंट कोमा में चले जाए, एक ऐसी कंडीशन में चले जाए जिसे परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट बोला जाता है, वो अपनी कंडीशन बता ही नहीं सकता, तो कैसे पता चलेगा कि यूथेनेसिया में उनका क्या चॉइस है? तो यूथेनेसिया अपने आप में एक बड़ा टेंशन वाला सिचुएशन। ये वही रूम है जहां अरुणा रामचंद्र शानबाग ने अपनी कई डिकेड्स काटे बिकॉज ऑफ दैट क्रिमिनल्स एक्शन। ये इंडियन एक्सप्रेस का में भी आया है, बहुत जगह ये आया है। द पॉइंट वॉज कि ये सिचुएशन जो मैंने अभी अभी आपको डिटेल में समझाया वॉज कि ऑल द फॉरेन कंट्रीज में बहुत जगह पर यूथेनेसिया रेगुलेटेड भी है, बट क्या इंडिया में जहां यूथेनेसिया से रिलेटेड लॉ नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि यूथेनेसिया विल बी मिसयूज या उसके लिए और प्रॉब्लम हो सकती है? एंड दैट इज वाई इस केस में एक कॉन्सेप्ट रह गया कि कैसे पता चलेगा कि जो पेशेंट कोमा में है उस पेशेंट को किस चॉइस, चॉइस तो उसकी है ना, आर्टिकल 21 लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। नाउ ये केस का ये गुत्थी सॉल्व हुई इन 2018 बाय अ केस व्हिच इज कॉल्ड एज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक परमिशन दे दी। परमिशन को बोला गया लिविंग विल। लिविंग विल का मतलब होता है कि जो भी पेशेंट जिसको लग रहा होता है या जो भी पर्सन को लग रहा होता है उसको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है या फिर वो किसी सर्जरी में जा रहा है और जहां पे उसको चांस है कि यार वो कोमाटोस कंडीशन में चले जाएगा या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले जाएगा, तो ही माइट एज वेल राइट एन एडवांस डायरेक्टिव जिसे बोला जाता है लिविंग विल, और वो किसी को अथॉरिटी लेटर लिखकर चले जाता है, एनीवन हु इज नियर एंड डियर वन, कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो गई जहां पर मेरी जिंदगी ऐसे सिचुएशन में आ जाए जहां पे यूथेनेसिया इज अ पॉसिबिलिटी,
और आप इस चॉइस को एक्सरसाइज करना चाहते हो, देन दैट पर्सन जिसको वो अथॉरिटी लेटर दिया गया है, उस अथॉरिटी लेटर को यूज करके वो पर्सन डिसाइड कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट। ये बहुत ही सॉलिड जजमेंट थी कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इससे कुछ हद तक ये भी सेटल हो गया। इन अ वे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट राइट टू डाई ऑल्सो इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। अभी बहुत रिसेंटली यही केस का थोड़ा सा और भी चर्चा आया था, बिकॉज इस कॉमन कॉज केस में जो एडवांस डायरेक्टिव जो लिविंग विल को लिखने की बात थी, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर था, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया। लेकिन आइदर वेज ये वाला बात तो ये लेटेस्ट है। A living will or an advance directive is a document that a person can execute in advance explaining his or her wish about withholding or withdrawing medical treatment in case of terminal illness and is undergoing prolonged medical treatment with no chances of recovery and cure। तो ये लिविंग विल का कॉन्सेप्ट है, ये अभी रिसेंटली सिंप्लीफाई करने का एक तरीका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लैरिफाई किया, अपनी जजमेंट कॉमन कॉज वाले जजमेंट को और ज्यादा क्लैरिफाई किया, सो दैट जिनको ये जरूरत है उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क ना करना पड़े। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट राइट टू डाई कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 21 covered under the concept of। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, अगर आप इसको देखोगे तो इन अ वे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जजमेंट सारी की सारी जस्टिस को अपहोल्ड कर रही है। अल्टीमेटली जस्टिस ये है कि आर्टिकल 21 नॉट ओनली इन सब्सटेंस, इन अदर वर्ड्स नॉट ओनली इन स्पिरिट बट ऑल्सो इन सब्सटेंस, उसको फॉलो किया जाए। वर्ड दैट इज रिटन इज लाइफ, लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। ऐसी बहुत सारी और जजमेंट्स को हम लोग पढ़ सकते हैं। सो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डाई को एटलीस्ट एक्नॉलेज कर दिया था। उसके बाद उसका प्रोसीजर में थोड़ा समय लगेगा तो या लगा था, लेकिन एटलीस्ट एक्नॉलेज कर दिया दैट राइट टू लाइफ विल ऑटोमेटिकली कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो लेट अस सी अ फ्यू मोर थिंग्स। अब एक और केस है विच इज राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन। दिस इज द केस जिसमें नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की जजमेंट है। और इसका बारे में भी एक बैकग्राउंड पता होना जरूरी है। तो सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड, राइट, 377 ऑफ भारतीय दंड संहिता, एक एक ऐसा लॉ था जो ब्रिटिश ने हमारे भारतीय दंड संहिता में डाला था, वे बैक इन द 1860s में डाला था। नाउ ब्रिटिशर्स ने ये लॉ डालते ही होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियन, गे, होमोसेक्सुअलिटी, ये सारे एक्शन, LGBTQI बोला जाता है, इन सबके इस तरह के समलैंगिक संबंध है उनको क्रिमिनलाइज कर दिया था। इन अदर वर्ड्स देयर वाज अ पनिशमेंट रिलेटेड टू इट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी खतरनाक लाइन हियर, देयर वाज अ पनिशमेंट रिलेटेड टू इट। नाउ वो वर्ड्स यूज करते थे, वो बड़े अजीब से वर्ड्स यूज करते थे। वो बोलते थे कि दिस इज अननेचुरल सेक्स, अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अब यार ये क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अब भाई ये खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, तो ये लॉ इन्होंने खुद ही डिसाइड कर दिया जी अननेचुरल है। नाउ ब्रिटिशर्स ने ये लॉ अपने एक एग्जिस्टिंग लॉ से अडॉप्ट किया था विच वाज कॉल्ड एज द बगरी एक्ट वे बैक, राइट। नाउ ये सिचुएशन 19th सेंचुरी में तो किसी ने कुछ बोला नहीं, राइट, लेकिन धीरे धीरे एज ऑफ नाउ धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस होने लगी कि लोग जब आर्टिकल 21 में लाइफ को लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी बोलते हैं, तो राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी तो एक्चुअली लाइफ ही तो है, लिविंग विद चॉइस ही तो है, लिविंग विद डिग्निटी तो ही है। क्योंकि जैसे बोल दिया गया कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, क्या बात हुई? homosexuality, lesbian relationship, gay relationship, how can it be against the order of the nature? Because sexual orientation, चाहे वो homosexual हो चाहे lesbian हो, वो भी तो नेचर ने ही प्रोड्यूस किया है, कुछ जबरदस्ती थोड़ा है। They are doing voluntarily sexual relationship which cannot be taken away from any person। और जब आपने आर्टिकल 21 बोल दिया है लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, तो ये
बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड हो जाता है जब आप एक तरफ पे बोल रहे हो आर्टिकल 21 और दूसरी जगह लिख रहे हो सेक्शन 377 आईपीसी व्हिच सेज दैट दिस इज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर। बड़ी अजीब सी बात थी। तो धीरे धीरे ये सब बातें होने स्टार्ट हो गई और थोड़े लोगों ने, पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको अपोज करना स्टार्ट किया। तो एड्स भेदभाव विरोधी आंदोलन ये 1990s में एक्टिव हो गए टू ट्राई एंड रिमूव द एटलीस्ट criminalization of section 377. Now 2001 में आते आते नास फाउंडेशन अगेन एन एनजीओ, ये केस नवतेज सिंह जौहर बहुत सारे केसेस के अंत में आया। नास फाउंडेशन ने इस सेक्शन 377 को अपोज कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वायोलेटिंग आर्टिकल 21। ये हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में पिटिशन चली गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको डिसमिस किया। ओके, पहले 2003 में, बट फिर 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। और इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट की बहुत ही अच्छे जजमेंट थी। इट वाज अ ह्यूज जजमेंट। इट सेड दैट सेक्शन 377 आर्टिकल 21 के साथ साथ 14 और 15 को भी वायोलेट कर रहा है। कमाल हो गया। नाउ द सिचुएशन वाज, ये जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी, दिस वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट की इस जजमेंट को ओवर रूल कर दिया। यानी कि पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा रिवर्स कर दिया। इन अदर वर्ड्स फिर से क्रिमिनलाइजेशन हो गया। लेकिन धीरे धीरे इस पर बहुत ज्यादा बातें होने लग गई। पार्लियामेंट में शशि थरूर साहब ने प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया। धीरे धीरे लोगों का, सब लोग को होने लगा कि दिस इज एब्सर्ड, दिस हैज टू गो। एंड फाइनली केम द केस जो आपके सामने अभी है, दैट इज नवतेज सिंह जौहर केस। नवतेज सिंह जौहर केस की जजमेंट आई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया द राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ द वर्ड लाइफ, लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। तो इसको रीड डाउन किया गया। इन अदर वर्ड्स पूरा का पूरा सेक्शन 377 को अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है जो वॉलंटरी सेक्सुअल एक्टिविटी है दैट इज एब्सोल्युटली डीक्रिमिनलाइज। सो दैट वॉलंटरी सेक्सुअल एक्टिविटी, whether it is between homosexual, lesbians, etc., 377 cannot criminalize it. देखा जाए, this is upholding the concept of choice. So I hope you now are getting a drift of the entire understanding किस तरह से आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया जाता है। मेनी सच केसेस, जैसे सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में राइट टू अनपोल्यूटेड एनवायरमेंट, जो आजकल के जमाने में को पढ़ने में बड़ा ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस होता जा रहा है। सिंस चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन, धुआं ही धुआं हो रहा है आज के डेट में, आई थिंक इट इज a very very important part that even right to unpolluted environment, right, as far as possible of course, is a part of article 21. Life is living with choice and dignity. तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स करेंगे। we'll do one after another. I don't want to bombard you with all the judgments in one video, लेकिन तो हम और ज्यादा डिटेल में करते हुए चले जाएंगे। आज के लिए तुम 3 जजमेंट्स को याद रख लो, बट 4 हो गए। फ्रांसिस कोराले म्यूलिन जो पहली बार बोला कि राइट टू life is not a narrow word, it is living with choice and dignity. It was on the same page you could have also have understood Maneka Gandhi case of 1978, then the Aruna Ramchandra Shanbag case which dealt with right to die for the first time, common cause case of 2018 which said living will को एक legal sanction, and very important case Navtej Singh Johar 2018 का case right to sexual orientation as a part of article 21, and one more is very interesting at this stage is the right to unpolluted environment, which is Subhash Kumar versus State of Bihar. तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया कि अगर कोई भी सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ाया जाए विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड आल्सो मेकिंग श्योर कि आपकी एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन हो, विल डू यू अ वर्ल्ड ऑफ गुड. Want to join my classes? Please use this code, special code SEDLIVE to get huge discounts. Structured preparation and mentorship is only capital only way to crack UPSC. Don't miss this opportunity.
I will be very, very happy. The words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless. Jai Hind.